सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 3 शो के ट्विस्ट एंड सस्पेंस को कंटिन्यू करते हुए ग्रेविक के सुपर स्क्रल्स पावर्स की एक झलक देता है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को क्रिटिकल सिचुएशंस में डालता है एंड ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 भी करवा देता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली निक फ्यूरी की लाइफ में हो रही उथल पुथल को और बढ़ाते हुए ये भी क्लियर कर रहा है कि उसके साथ भी होने वाला एक बहुत बड़ा बिट्रेयल। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 3 बिट्रेड का ब्रेकडाउन। एंड एज यूजुअल इस वीडियो में मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है न्यू स्क्रलोस में, जहां एपिसोड 1 में दिखा स्क्रल बेटो ज्वाइन कर चुका है ग्रेविक के रेजिस्टेंस को। यहीं पर ग्रेविक का असिस्टेंट पेगन एक और स्क्रल वर्कर्स और बेटो को देता है कुछ नेवल ऑफिसर्स की फाइल्स, जिनमें ट्रांसफॉर्म होके उनका प्लान है वर्ल्ड वॉर 3 करवाना, जो एपिसोड में आगे चल के हमें पता लगेगा। एंड इसी कंपाउंड में दूसरी तरफ ग्रेविक उसी मेडिकल एरिया में पहुंचता है जहां एपिसोड 2 में हमें पता चला था कि कोई एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है स्क्रल्स के डीएनए को एनहांस करने के लिए। यहीं पर मौजूद है डॉक्टर रोजा डेल्टन और उसका हस्बैंड भी, जो इस जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन की इंचार्ज है। लेकिन साथ ही में ग्रेविक ने यहाँ इनवाइट किया है स्क्रल काउंसिल के मेंबर्स को भी। एंड यही वो प्लान है जिसके बारे में वो पिछले एपिसोड में बात कर रहा था। एंड थर्ड एपिसोड में जाके फर्स्ट टाइम फाइनली नाम लिया जाता है सुपर स्क्रल का, जहाँ ग्रेविक खुद कंफर्म करता है कि उसका प्लान है इन स्क्रल्स को, जो इस काउंसिल टीम के मेंबर्स हैं, उन्हें सुपर स्क्रल्स बनाने का। अब पिछले ब्रेकडाउन और ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैं सुपर स्क्रल्स की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते थे, सुपर पावरफुल अलग अलग पावर्स से लेस थे। एंड वही कंसेप्ट यहाँ एमसीयू में भी यूज किया जा रहा है। इसी से रिलेटेड डिटेल्स हमें एपिसोड 2 में पता लगी थी, जहाँ गाया ने डिस्कवर किया था डीएनए एमसीयू के अलग अलग क्रिएचर्स का, जिनमें ग्रूट, फ्रॉस्ट बीस्ट, कल ऑब्सिडियन और एक्सट्रीमिस भी है, जिस सुपर पावर की एक झलक हमें एपिसोड में आगे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जब ग्रेविक इस काउंसिल टीम को अपना सुपर स्क्रल्स बनाने वाला प्लान बता रहा होता है, तब वो मेंशन करता है कि सुपर हीरोज के साथ फाइट करने के लिए उन्हें भी बनना पड़ेगा सुपर स्क्रल्स। अब ऑल्दो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट का, स्पेशली विजन के इस डायलॉग का, जहाँ पर वो टोनी स्टार्क की टीम के साथ हो गया था क्योंकि वो फॉलो करना चाहता था सोकोविया अकॉर्ड्स। एंड इसके पीछे विजन का भी रीजन यही था कि जिस तरह से सुपर हीरोज की पावर्स बढ़ती जा रही है, उन्हें देखकर कुछ और लोग भी इंटरेस्टेड होंगे इसी तरह खुद को स्ट्रॉन्ग और सुपर पावरफुल बनाने में, जिसके लिए जो भी सुपर पावरफुल क्रिएचर्स हैं या सुपर हीरोज है, उनके ऊपर एक कंट्रोल होना जरूरी है, जो कंट्रोल उस टाइम गवर्नमेंट सोकोविया अकॉर्ड्स के थ्रू ला रही थी। एंड यहाँ पर ग्रेविक की बातों से वही चीज दिख के आ रही है, क्योंकि अवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज के पास सुपर पावर्स है, तो उनसे फाइट करने के लिए अब स्क्रल्स भी सुपर स्क्रल्स बनना चाहते हैं। यहीं पर ग्रेविक बताता है उनका नेक्स्ट प्लान, जहां ये तीनों स्क्रल्स बेटो, पेगन और वर्कर्स अपना अपीयरेंस चेंज करके इन्फिल्ट्रेट करने वाले हैं रॉयल नेवी को, जिसका यूज करके अटैक किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस के एक प्लेन पे। एंड ऐसा होने से सभी नेशंस आपस में वॉर पे हो जाएंगे, जो शुरू कर सकता है वर्ल्ड वॉर 3 को। अब एपिसोड 3 के एंडिंग में निक फ्यूरी की वाइफ प्रिसिला को दिखाने के बाद इस एपिसोड में भी एक फ्लैशबैक सीन के थ्रू हमें दिखाई जाती है 1998 के न्यूयॉर्क सिटी में निक फ्यूरी और वारा एके प्रिसिला की एक मीटिंग। यहाँ पर स्क्रल वारा प्रिसिला के ह्यूमन फॉर्म में एक डाइनर में बैठी होती है, जहाँ पर वंस अगेन हमें उसकी हाथ की अंगूठी क्लियरली दिखाई जाती है। अब इस मीटिंग के थ्रू वारा निक फ्यूरी को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है ड्रेको के आदमियों के बारे में। अब ये एक बहुत ही छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीयू रेफरेंस है, क्योंकि ड्रेको भी है जो ब्लैक विडोज क्रिएट करने के पीछे और रेड रूम के पीछे का मेन विलन है। ऑफ कोर्स करंट टाइमलाइन में उसे सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानोफ ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर मार दिया था। लेकिन यही वो टाइम होगा जब निक फ्यूरी की नजर पड़ी होगी ड्रेको की वजह से ब्लैक विडो नताशा रोमानोफ पे, जिसके बाद उसने भेजा था हॉकाई यानी कि क्लिंट बार्टन को नताशा रोमानोफ को मारने के लिए। बट देन एक ट्विस्ट के बाद उसे ही रिक्रूट कर लिया गया था शील्ड में। लेकिन हाँ, यही चीज क्लियर करती है कि निक फ्यूरी को ऑब्वियसली पता है कि उसकी वाइफ प्रिसिला वही स्क्रल वारा है। अब बैक टू हम पहुंचते हैं प्रेजेंट डे में, जहाँ फ्यूरी किचन में कुकिंग कर रहा है, लेकिन साथ ही में वो न्यूज पे देख रहा है इसी स्क्रल काउंसिल के मेंबर को, जो एक तरह से कोशिश कर रहा है लोगों में डर फैलाने का कि किस तरह से हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। अब इन दोनों के डिस्कशन में जब निक फ्यूरी प्रिसिला से ये पता करने की कोशिश करता है कि क्या वो पिछले कुछ सालों में ग्रेविक से टच में रही है, तो उल्टा प्रिसिला उससे नाराज हो जाती है, ये कह के कि सिर्फ उसे ही पता है कि किस तरह ब्लिप में निक फ्यूरी को खोने के बाद जब वो वापस आ गया था और फिर उसे बिना बताए निकल गया था, तो वो सारा टाइम उसने किस तरह से निकाला है। अब इसी बीच उसे एक कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद वो अपना फोन वहीं रख के निकल जाती है। एंड फ्यूरी उसके फोन की तरफ देखता
जरूर है जो हिंट इसी तरफ दे रहा है कि उसकी पीठ पीछे फ्यूरी ने उसका फोन जरूर चेक किया होगा। एंड फ्यूरी का प्रिसिला पे शक होना एक हद तक जायज भी है, क्योंकि जब ब्लिप की वजह से 5 सालों तक निक फ्यूरी गायब हो गया था तो प्रिसिला को नहीं पता था कि वो कभी वापस भी आएगा। एंड ऐसी सिचुएशन में वो जरूर ग्रेविक की टच में आई होगी, बिकॉज आफ्टर ऑल वो भी एक स्क्रल ही है। बट हाँ, ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि अब शायद ना चाहते हुए भी प्रिसिला को ग्रेविक के साथ काम करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेविक गाया को उठाता है उससे ये डिस्कस करने के लिए कि पिछली रात उनके सेफ हाउस की इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसने दी थी। अब ऑब्वियसली गाया ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी होती है, लेकिन यहाँ वो झूठ बोल के इसका इल्जाम ब्रोगन पे ही लगाती है, जिसे ग्रेविक ऑलरेडी मार चुका है। एंड ग्रेविक इस तरह दिखाता है कि उसने गाया की बात मान ली है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी जानता है कि गाया ने उसे बिट्रे किया है, जिसका बदला वो एपिसोड के एंड में लेते हुए दिखेगा। अब गाया को लेकर ग्रेविक निकल जाता है लंदन की तरफ, जहाँ जाते वक्त रास्ते में ही ग्रेविक को कॉल आता है, जहाँ उसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यूनाइटेड नेशंस का एक प्लेन इस सबमरीन नेपट्यून के कोऑर्डिनेट्स के पास से निकलने वाला है। एंड जब ग्रेविक कार से उतरता है तो यही इन्फॉर्मेशन गाया अपने फोन पे टाइप कर देती है। अब इस लोकेशन पे ग्रेविक आया है टेलोस से ही मिलने के लिए, और ये लोकेशन है लंदन पोर्ट्रेट म्यूजियम। अब लंदन की नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी 1856 में बनी थी, जहाँ पर हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट और फेमस लोगों की पोर्ट्रेट्स का कलेक्शन है। यहाँ पर जब टेलोस आके ग्रेविक से मिलता है तो जिस पोर्ट्रेट को ग्रेविक देख रहा है उसका नाम है स्टेट्समैन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब ये ऑयल कैनवस पेंटिंग बनाई थी सर जेम्स गथरी, एक स्कॉटिश पेंटर ने 1930 में। इस पेंटिंग में वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टेट्स के इंपॉर्टेंट लीडर्स की पोर्ट्रेट्स हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ और भी कई इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के लीडर्स थे। इनमें जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं वो है गंगा सिंह, महाराजा ऑफ बीकानेर, जो उस टाइम में रिप्रेजेंट कर रहे थे इंपीरियल वॉर कैबिनेट को। अब ग्रेविक और टेलोस एक रेस्टोरेंट में बैठ के डिस्कस करते हैं, जहाँ टेलोस उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविक इन सभी स्क्रल्स को लेके जा रहा है वो सिर्फ उनका एक्सटिंक्शन ही कॉज करेगा। लेकिन जब ग्रेविक उसकी बेटी गाया को मारने की बात करता है तो टेलोस गुस्से में आके उस पर अटैक करने जाता है, और वो रियलाइज करता है कि वो टोटली स्क्रल्स से गिरा हुआ है, और ये सभी स्क्रल्स पार्ट है ग्रेविक की फोर्सेस के। अब इस सीन में जितने भी लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं वो तो सभी स्क्रल्स है ही, लेकिन साथ ही में जो वेटर्स उन्हें सर्व कर रहे थे वो भी स्क्रल्स हैं। अब टेलोस उसे धमकाता है कि अगर उसने ये चीज कंटिन्यू रखी तो वो पूरे वर्ल्ड के आगे स्क्रल्स को एक्सपोज कर देगा, और फिर वर्ल्ड की सारी आर्मीज ग्रेविक के पीछे पड़ी होंगी। एंड जब ग्रेविक फिर से गाया का नाम बीच में लाता है तो टेलोस बटर नाइफ उठा के उसके हाथ में घुसा देता है। एंड टेलोस के जाने के बाद ग्रेविक अपनी उंगलियां चीर के ये हाथ बाहर निकालता है। अब ये सीन टोटली मैच करता है इसी साल की आई हुई जॉन विक 4 के एक सीन से, लेकिन यहाँ पर ग्रेविक की सुपर स्क्रल वाली पावर्स देखने मिलती है, जिनमें से यहाँ एग्जांपल मिलता है एक्सट्रीमिस्ट का, जिसकी वजह से उसका हाथ हील हो जाता है। अब आयरन मैन 3 की इस टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट को एल्ड्रिच किलियन ने भी यूज किया था उस मूवी में, जहाँ पर वो और उसके लोग इसी तरह अपनी बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट का यूज कर रहे थे। एंड इसका ये भी मतलब है कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब स्क्रल काउंसिल इकट्ठा हुई थी तभी इन सब के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, एंड अब एमसीयू में ऑलरेडी सुपर स्क्रल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब टेलोस यहाँ से बाहर आता है तो उससे एक बूढ़ा आदमी टकराता है जो उसे उसका फोन उठा के देता है। अब ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं उसकी बेटी गाया ही है, एक ह्यूमन डिस्गाइज में, एंड वो उसे पकड़ाती है उसी का वो बर्नर फोन जिसमें उसने नेपट्यून के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थी। अब फ्यूरी ढूंढ निकालता है टेलोस को, जिसकी मदद लेके वो एक ऐसे स्क्रल को ढूंढना चाहता है जो यूएस गवर्नमेंट में एक हाई रैंक पे है, और फिलहाल वो लंदन में ही मौजूद है। अब अगर मैं सही हूँ तो यहाँ फ्यूरी बात कर रहा है कर्नल रोड्स यानी कि वॉर मशीन की, क्योंकि पिछले एपिसोड में निक फ्यूरी रोडी से मिला था, जहाँ पर जैसे हमने पॉइंट आउट किया था कि वो निक फ्यूरी को निक कह के बुलाता है, जिस नाम से उसे कोई और नहीं बुलाता। एंड इस एपिसोड में भी आगे चल के निक फ्यूरी अपने नाम को लेके इस डिस्कशन का कॉल बैक फिर से देगा। अब पहले तो टेलोस निक फ्यूरी की मदद करने से मना करता है, लेकिन फिर उसके माफी मांगने पे वो उसके साथ चला जाता है। अब गाया की प्रोवाइडेड इंटेल से नेपट्यून नाम सुनते ही निक फ्यूरी समझ जाता है कि ये ब्रिटिश सबमरीन से रिलेटेड है, जिसके लिए वो कॉल लगाता है सोनिया फॉल्सवर्थ को। अब HMS नेपट्यून 1874 में बनाई गई एक रॉयल नेवी सबमरीन है, एंड ब्रिटिश आर्मी में इस नाम की 9 शिप्स अब तक बन चुकी हैं। अब सोनिया पहले तो निक फ्यूरी को ये इन्फॉर्मेशन देने से मना करती है, क्योंकि निक ने उसके ऑफिस में बग प्लांट किया था। मैंने भी निक बोल दिया, मैं भी कहीं स्क्रल था। एंड जिस औल की आंख पे उसने वो माइक्रोफोन प्लांट किया होता है उसको कवर करने के लिए वो उस पे एक आई पैच लगाती है, बिल्कुल निक फ्यूरी की तरह। एंड थोड़ी बहुत ना नुकर करने के बाद वो फ्यूरी को शिप के कैप्टन का नाम बताती है, कमांडर रॉबर्ट फेयरबैंक्स, जिसे निक फ्यूरी उसके निकनेम बॉब से जानता है। अब बॉब के घर जाते वक्त रास्ते में टेलोस निक फ्यूरी को इस बात पे सुनाता है कि कैसे इतने सालों से उसके जैसे स्क्रल्स की वजह से निक फ्यूरी इस रैंक तक पहुंचा था। यानी कि इस एपिसोड में दिखाए गए ड्रेकोव की इन्फॉर्मेशन की ही तरह पास्ट में बहुत सारी ऐसी इंटेल होगी जो उसे स्क्रल्स की इसी टीम ने दी होगी।
होगी। अब वो दोनों कमांडर के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं जहां तेलोस रूप बदल के अंदर घुस जाता है, बट फिर एक्सपोज होने पे उसके गार्ड्स को निक फ्यूरी शूट करता है, जहां ये क्लियर होता है कि उसके गार्ड्स भी स्क्रल्स हैं, क्योंकि मरते टाइम वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्क्रल्स के रूप में। अब तेलोस को बॉब पकड़ लेता है, लेकिन जब मैसेज में तेलोस निक फ्यूरी को निक कह के बुलाता है तो वो समझ जाता है कि ये तेलोस की तरफ से हिडन मैसेज है, क्योंकि निक फ्यूरी को कोई भी निक कह के नहीं बुलाता। फ्यूरी बॉब के बेटे को गन पॉइंट पे लेके तेलोस को बचाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसे इंटेरोगेट करते हैं। यही क्लियर होता है कि कमांडर बॉब भी एक स्क्रल है और वो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के प्लेन पे अटैक का ऑर्डर दे चुका है। बॉब के साथ आर्ग्यूमेंट के बाद तेलोस उसे शूट कर देता है। अब कमांडर के इस अटैक ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए एक सीक्रेट कोड की जरूरत होती है, जिसके लिए तेलोस कांटेक्ट करता है अपनी बेटी को, एंड वो गार्ड से फाइट करके उस रूम में जाती है जहां कमांडर की बॉडी होती है। उसकी मेमोरी से वो वर्ड पता कर लेती है जो उसके बेटे का ही नाम था, एंड फिर तेलोस सबमरीन को कांटेक्ट करके कीवर्ड बोल के वो अटैक कैंसिल करवा देता है। अब एक्सपोज हो जाने की वजह से गाया न्यू स्क्रलोस से भागती है, जहां कंपाउंड के बाहर ही उसके सामने सडनली आ जाता है ग्रेविक, जो उसके साथ धोखा करने की वजह से उसे शूट करके मार देता है। अब गाया की डेथ होते ही उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है स्क्रल रूप में, जो ये क्लियर कर रहा है कि जो ये मरी है ये गाया ही है। लेकिन फिर यहाँ एक सवाल ये आता है कि एमिलिया क्लार्क जैसी बड़ी एक्ट्रेस को लिया गया था इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, तो ऐसे में सिर्फ 3 एपिसोड्स के बाद इस कैरेक्टर को मारा नहीं जाएगा। एंड ट्रेलर्स के भी बहुत सारे ऐसे सीन अभी पेंडिंग पड़े हैं जिसमें एमिलिया क्लार्क दिखी थी गाया के रूप में। तो क्या इसका मतलब ये है कि गाया का ह्यूमन फॉर्म कोई और कैरेक्टर ले लेगा, या फिर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक और न्यू कैरेक्टर को गाया के ह्यूमन फॉर्म के रूप में, जो कि रूमर से है मार्वल कॉमिक्स की एबिगेल ब्रांड। मार्वल कॉमिक्स में एबिगेल ब्रांड एक एलियन म्यूटेंट कॉम्बिनेशन थी, यानी कि उसका फादर एक एलियन था और उसकी मदर एक म्यूटेंट थी, जिस वजह से उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी थी, जिनमें वो एलियन लैंग्वेजेस बोल सकती थी, जैसे कि क्री और स्क्रल्स की लैंग्वेज। लेकिन फिर वो पायरोकिनेसिस भी कर सकती थी, यानी कि उसके हाथों पे ब्लू और रेड कलर्स की फ्लेम्स भी आती थी, जो उसकी बॉडी को डैमेज नहीं कर सकती थी। अब एबिगेल आगे चल के स्वॉर्ड की डायरेक्टर बनी थी और सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक स्टोरी लाइन में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है कि एमिलिया क्लार्क को अब इस न्यू कैरेक्टर के रूप में फ्यूचर एपिसोड्स में दिखाया जा सकता है। बट इस ट्विस्ट के बावजूद एपिसोड यहाँ खत्म नहीं होता। एपिसोड की एंडिंग होती है एक और ट्विस्ट पे, जहाँ पर प्रिसिला को एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसके बाद वो जाती है एक बैंक में सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स ओपन करने, जिसको खोलने के बाद उसे अंदर से मिलती है एक गन। तभी उसका फोन बजता है और प्रिसिला जब ग्रेविक से बात करने के लिए कहती है तो वो आवाज उसे मना करती है और उसे उसकी लोकेशन पे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब फोन पे जो ये आवाज दूसरी तरफ से आ रही है ये किसी और की नहीं रोडी की है, जो कि 3rd एपिसोड की एंडिंग पे हमारे इस डाउट को कि क्या कर्नल जेम्स रोड सीक्रेट इन्वेजन के थ्रू एक स्क्रल के रूप में दिखेगा 100% कंफर्म करती है। एंड साथ ही में ये भी कंफर्म करती है कि प्रिसिला फ्यूरी यानी कि निक फ्यूरी की वाइफ ग्रेविक के साथ काम जरूर कर रही है। बट अब इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पता लगाना कि सीक्रेट इन्वेजन में जो रोड्स हमें स्क्रल के रूप में दिखाया गया है ये एमसीयू में किस टाइम से स्क्रल है। अब पिछले सुपर थ्योरीज एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था कि सीक्रेट इन्वेजन के थ्रू कई सारे कैरेक्टर्स को स्क्रल्स के रूप में दिखाया जाएगा, बट इंपॉर्टेंट ये होगा कि इन सभी कैरेक्टर्स को अवेंजर्स एंड गेम के बाद से ही स्क्रल के रूप में दिखाया जाना चाहिए। अब एक थ्योरी ये कहती है कि कर्नल जेम्स रोड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद से ही स्क्रल बन चुका है, बट देन अगर सीक्रेट इन्वेजन में ऐसा दिखाया जाता है तो अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क के सैक्रिफाइस के बाद रोडी का जो इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाया गया है वो वेस्ट हो जाएगा। इस बारे में और सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 3 के ब्रेकडाउन के बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।